विद्यार्थियों, एसरा कॉलेज एजुकेशन में प्रिय विद्यार्थियों आपका हार्दिक स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में बीए सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए मैं एक नए अध्याय एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ उपस्थित हुआ। आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। इस कथन का परीक्षण कीजिए। इल्तुतमिश कौन था? उसने भारत में किस प्रकार अपने साम्राज्य की स्थापना की? उसने कौन कौन से सुधार कार्य किए? इसकी आज हम विस्तृत विवेचना करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इल्तुतमिश के बारे में आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हमने कल अध्ययन किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 ईस्वी तक 4 वर्षों तक शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश, दास वंश, ममुलक वंश है, शमसी वंश, प्रारंभिक तुर्क सुल्तान साम्राज्य की स्थापना की। 1206 से लगाकर 1209 तक कुतुबुद्दीन ऐबक मलिक या सिपल सलार की हैसियत से कार्य किया। 1209 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का भतीजा भारत आया। कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता के बंधन से मुक्त किया। 1 वर्ष तक 1209 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वतंत्र शासक की भांति शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मैंने कल भी विवेचना की थी। 1210 में अपनी राजधानी लाहौर में पोलो या चौगोन का खेल खेलते समय घोड़े से गिरने से कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र था आराम शाह। उसका पुत्र आराम शाह है लाहौर का शासक बना, नया सुल्तान बना। लेकिन आराम शाह एक अयोग्य शासक था। उसका अधिकांश समय आराम करने में व्यतीत होता था। मैंने कल भी आपको बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली को जीत लिया था और दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में उसने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण दिल्ली में कराया। अब 2 गुट हो गए, एक सरदारों का गुट हो गया लाहौर सरदारों का गुट और दूसरा सरदारों का गुट हो गया दिल्ली के सरदारों का गुट। चूंकि आराम शाह अयोग्य था, इसीलिए दिल्ली दरबारियों के गुट ने इल्तुतमिश को सुल्तान बनने के लिए आमंत्रित किया। इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था और वह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। वापस सुनना, इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? बदायूं उत्तर प्रदेश में बदायूं का सूबेदार था। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। अब लाहौर के सरदारों ने दिल्ली के सरदारों ने, दिल्ली के अमीरों ने इल्तुतमिश को सुल्तान बनने के लिए आमंत्रित किया। अब सुल्तान बनने के लिए आमंत्रित करेंगे तो भला कौन मना करेगा? कोई मना नहीं करेगा। अब इल्तुतमिश अपनी सेना लेकर आया। इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच युद्ध लड़ा गया। युद्ध में आराम शाह मारा गया, इल्तुतमिश विजयी हुआ। इस प्रकार अब दिल्ली का नया सुल्तान कौन बना? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का शासनकाल याद रखना प्रिय विद्यार्थियों, 1211 से 1236। आराम शाह ने 8 माह तक शासन किया। कितने माह तक शासन किया? 8 माह तक शासन किया। अब दिल्ली का सुल्तान बना इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का शासनकाल 1211 से 1236 तक। इल्तुतमिश शब्द का शाब्दिक अर्थ है साम्राज्य का स्वामी। इल्तुतमिश शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? साम्राज्य का स्वामी। अब इल्तुतमिश के बारे में करते विस्तृत विवेचना। सर्वप्रथम दिल्ली को राजधानी किसने बनाई? सर्वप्रथम दिल्ली को राजधानी इल्तुतमिश ने बनाई। इल्तुतमिश से पहले कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी कौन सी? लाहौर। आराम शाह की राजधानी थी लाहौर। सर्वप्रथम दिल्ली को राजधानी बनाने वाला भारतीय शासक कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के समक्ष कौन कौन सी समस्या आई, कौन कौन सी चुनौतियां आई? इल्तुतमिश किस प्रकार से दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ता प्रदान की? अब करते हैं इसकी विस्तृत विवेचना। इल्तुतमिश जब दिल्ली का सुल्तान बना, उसके समक्ष सर्वप्रथम समस्या आई मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां के आक्रमण की समस्या। चंगेज खां मंगोल आक्रमणकारी था और चंगेज खां इतना भयानक मंगोल शासक था, पूरा विश्व उसके नाम से थर थर कांपता था।
लोग मंगोल खां है चंगेज खां के नाम से भय खाते थे, है उनकी नींद उड़ जाती थी। है प्रिय विद्यार्थियों, चंगेज खां खुद को ईश्वर का अभिशाप कहता था। चंगेज खां हमेशा कहता था, इस धरती पर मुझे भेजकर ईश्वर भी रो रहा होगा, अल्लाह भी रो रहा होगा कि मैंने चंगेज खां को पृथ्वी पर क्यों भेजा। चंगेज खां का पूरा जीवन सैनिक अभियानों, युद्धों में व्यस्त रहा। उसने अपने जीवन में केवल 2 बार स्नान किया। चंगेज खान ने कितनी बार स्नान किया? केवल 2 बार स्नान। एक बार जब उसका जन्म हुआ, उसकी मां ने उसे स्नान कराया, और दूसरी बार जब उसकी मृत्यु हुई तब उसने स्नान किया। अन्यथा पूरे जीवन पर्यंत उसने स्नान ही नहीं किया। और इतिहासकार लिखते हैं, उसके शरीर से जबरदस्त बदबू आती थी और काफी सैनिक तो उसकी बदबू से ही बेहोश होकर नीचे गिर जाते थे। ऐसा दुर्दांत शासक था मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान। चंगेज खान ने ख्वाजरिम राज्य पर आक्रमण किया। ख्वाजरिम का शासक था जलालुद्दीन मर्गबनी। जलालुद्दीन मर्गबनी वहां से भागा। चंगेज खान ने उसका पीछा किया। चंगेज खान ने सभी के पास संदेश भिजवाया, यदि किसी ने भी जलालुद्दीन मर्गबनी को अपने यहाँ पर शरण दी तो वो अल्लाह के पास जाने के लिए तैयार रहना। जलालुद्दीन मर्गबनी घबरा गया, यहाँ से वहां भागता 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 भारत में सिंधु नदी के तट तक पहुंचा। जैसे सिंधु नदी के तट तक पहुंचा, अब उसने कहा, दिल्ली का सुल्तान कौन है? उत्तर मिला, दिल्ली का सुल्तान है इल्तुतमिश। है तो जलालुद्दीन मर्गबनी ने इल्तुतमिश के पास संदेश भिजवाया। किसने भिजवाया? इल्तुतमिश के पास संदेश जलालुद्दीन मर्गबनी ने दूत गया सीधा संदेश लेकर इल्तुतमिश के दरबारियों के पास। इल्तुतमिश के दरबारी इल्तुतमिश के पास गए और इल्तुतमिश से कहा, ए इल्तुतमिश, ख्वाजरिम का शासक है, वहां का राजकुमार आपके दिल्ली में शरण चाहता है। तो इल्तुतमिश ने वही डायलॉग मारा, इसमें पूछने की क्या बात है? भारत अतिथि देवो भव का देश है, उससे बुलाओ, अपने यहाँ पर शरण दो। उसके दरबारियों ने कहा, इल्तुतमिश, आप जो शरण मांग रहा है उसका नाम नहीं पूछोगे। इल्तुतमिश ने कहा, नाम क्या पूछना है? हमारा देश वर्षों से अतिथियों का स्वागत करता रहा। अतिथि देवो भव, हमारे भारत की और हमारी विशेषताएं, उसे सादर समेत लेकर आओ। एक बार नाम तो सुनो इल्तुतमिश, फिर आप पर डिपेंड करता है उसे शरण देनी है कि नहीं देनी है। इल्तुतमिश ने कहा, बताओ उसका नाम, उस शरण लेने वाले का नाम क्या है? उसके दरबारियों ने कहा है जलालुद्दीन मर्गबनी। अरे तो लेके आओ ना, मुझे नाम क्यों बता रहे हो? कि ये नहीं पूछोगे उसका पीछा कौन कर रहा है, कि पीछा कौन कर रहा है? दरबारियों ने कहा, चंगेज खान। क्या? चंगेज खान वो उसका पीछा कर रहा है? मना कर दो, मना कर दो, कोई शरण देने की जरूरत नहीं है, उसको आगे रवाना कर दो। अरे पहले कहते ना चंगेज खान पीछा कर रहा है, मना कर दे क्या? मना कर दो। जलालुद्दीन मर्गबनी हताश हो गया और वह सिंधु नदी से आगे की ओर बढ़ गया। चंगेज खान पीछा करते करते सिंधु नदी के तट तक पहुंचा। आस पड़ोस के लोगों को बुलाया, ए भाई इधर आओ। एक व्यक्ति अपनी थोड़ी बहुत सेना लेकर इस तरफ गया कि भारत की सीमा पर गया। आस पड़ोस के लोगों ने बताया, एक व्यक्ति यहाँ पर आया था सेना लेकर, थोड़ी दिनों तक यहाँ खड़ा रहा, फिर वो भारत में न जाकर इस दिशा में जाकर मुड़ गया। चंगेज खान ने कहा, कंफर्म कह रहे हो ना? तो पक्का पक्का। चंगेज खान भारत में न जाकर जलालुद्दीन मर्गबनी का पीछा करते करते उसके पीछे चल दिया। यदि इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन मर्गबनी को शरण दे दी होती तो प्रिय विद्यार्थियों, चंगेज खान पूरे भारत का सर्वनाश, पूरे भारत का विनाश करके भारत को बिखेर कर चला जाता। इस प्रकार इल्तुतमिश ने अपनी बुद्धिमत्ता से चंगेज खान के विनाशकारी आक्रमण से दिल्ली सल्तनत को समाप्त होने से बचाया।
तो इल्तुतमिश में पहला कार्य करना चंगेज खां के आक्रमण को टालना। इसमें सिर्फ आप सटीक से सटीक पॉइंट लिखना। ख्वाजरिम का शासक जलालुद्दीन मरकबनी का चंगेज का पीछा कर रहा था। जलालुद्दीन मरकबनी शरण पाने के लिए भारत की सीमा तक आया है। इल्तुतमिश ने उसे शरण देने से मना कर दिया। चंगेज खां उसका पीछा करते हुए आगे की ओर बढ़ गया। इस प्रकार इल्तुतमिश ने अपनी सूझबूझ से, अपनी बुद्धिमत्ता से नव स्थापित दिल्ली सल्तनत की रक्षा की। अन्यथा इल्तुतमिश और दिल्ली सल्तनत सदैव सदैव के लिए चंगेज खां के प्रकोप से समाप्त हो जाती। पॉइंट नंबर 2 का हेडिंग डालना, बंगाल का स्वतंत्र होना। उन दिनों में बंगाल भारत का एक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण राज्य था। इस राज्य पर अधिकार करना प्रत्येक शासक के लिए गौरव की बात मानी जाती थी। जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई, वहां का सूबेदार था अली मर्दान। बंगाल का सूबेदार कौन था? अली मर्दान। अली मर्दान ने दिल्ली सल्तनत से बंगाल को स्वतंत्र कर लिया और स्वयं बंगाल का स्वतंत्र शासक बना। इल्तुतमिश ने संदेश भिजवाया, ए अली मर्दान, वापस तू दिल्ली की अधीनता स्वीकार कर। लेकिन अली मर्दान ने इनकार कर दिया। अली मर्दान की मृत्यु के पश्चात बंगाल का नया शासक बना हिशामुद्दीन एवाज खिलजी। बंगाल का नया शासक कौन बना? हिशामुद्दीन एवाज खिलजी। और वह गयासुद्दीन आजम के नाम से शासन का कार्य चलाने लगा। उसने भी इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार नहीं की। इल्तुतमिश और उसके पुत्र ने बंगाल पर आक्रमण किया। 1226 सन याद रखना, 1226 में बंगाल को जीतकर दिल्ली सल्तनत में शामिल किया। पॉइंट नंबर 3, गजनी, सिंध और मुल्तान पर विजय प्राप्त करना। तीसरे पॉइंट का हेडिंग क्या करोगे? गजनी, सिंध और मुल्तान पर विजय प्राप्त करना। क्या था सुनना। कुतुबुद्दीन ऐबक के 3 गुलाम हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के 3 गुलाम थे। वो मोहम्मद घोरी के भी गुलाम थे। तो ऐबक के 3 गुलाम कौन थे? एक था गजनी का शासक यल्दौज, दूसरा था सिंध और मुल्तान का शासक कुबाचा और तीसरा हो गया इल्तुतमिश। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की तो मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद गजनी का शासक था यल्दौज। गजनी के शासक यल्दौज ने इल्तुतमिश के पास संदेश भिजवाया, ए इल्तुतमिश, हम तीनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है? सबसे शक्तिशाली कौन है? गजनी का यल्दौज। इसीलिए तू इल्तुतमिश भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहा था ना, अब तू मेरे प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर। मैं भारत आ रहा हूं। तो है इल्तुतमिश ने कहा, मैं उसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य नहीं कर रहा हूं। मैंने युद्ध में आराम शाह को मार गिराया है और मैं हूं भारत का स्वतंत्र शासक। गजनी के यल्दौज ने कहा, ठहर, मैं भारत आ रहा हूं। इल्तुतमिश ने कहा, आजा, डरा किसको रहा है? अब गजनी के शासक यल्दौज ने भारत पर आक्रमण किया। इल्तुतमिश और गजनी के यल्दौज के बीच में तराइन का तीसरा युद्ध लड़ा गया। इस तराइन के तीसरे युद्ध में यल्दौज मारा गया। यल्दौज का चैप्टर क्लोज है। दूसरा था सिंध और मुल्तान का सूबेदार कुबाचा। कुबाचा ने भी इल्तुतमिश के पास संदेश भिजवाया, तू भारत में कुबाचा के एजेंट के रूप में शासन कर। इल्तुतमिश ने कहा, तू भी आजा, यल्दौज तो गया, अब तू भी आजा, तेरा भी स्वागत है। कुबाचा ने भारत पर आक्रमण किया। इल्तुतमिश ने उससे पराजित किया। वह भागा, सीधा अरब सागर में जहाज के ऊपर खड़ा था और जहाज के ऊपर खड़ा खड़ा बड़ी टेंशन में था। इल्तुतमिश को कैसे हराया जाए, इल्तुतमिश को कैसे हराया जाए। ठेठ ऊपर जहाज के ऊपर खड़ा था, नीचे बैठा बैठा पानी देख रहा था। नीचे पानी देखने से कुबाचा को चक्कर है, सीधा घिरा आकर है नदी के अंदर है और नदी में समुद्र में डूबने से कुबाचा की मृत्यु हो गई। इस प्रकार इल्तुतमिश ने अपने 2 प्रतिद्वंदियों, पहला प्रतिद्वंदी था गजनी का यल्दौज और दूसरा प्रतिद्वंदी कौन था? सिंध और मुल्तान का कुबाचा।
दोनों प्रतिद्वंदियों से छुटकारा पाया। इस प्रकार इल्तुतमिश दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने गजनी, सिंध और मुल्तान पर भी अधिकार किया। उन्हें पहली बार भारत का अभिन्न अंग बनाया। ये इल्तुतमिश की महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी। उसके पश्चात प्रिय विद्यार्थियों, अगला पूर्ण करना इल्तुतमिश में है राजस्थान के विभिन्न राज्य जो स्वतंत्र हो गए थे उन्हें वापस जीत कर दिल्ली सल्तनत में शामिल करना। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई, राजस्थान में रणथंभौर, बयाना, जालोर इत्यादि राजपूत राज्य दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र हो गए। अपने अपने पृथक स्वतंत्र राजपूत राज्यों की स्थापना कर ली। इल्तुतमिश है क्रोधित हुआ, उसने रणथंभौर को जीता, बयाना को जीता, जालोर को जीता और इन राजपूत राज्यों को जीतकर वापस दिल्ली सल्तनत में शामिल किया। केवल राजस्थान में एक ही राज्य था जिसने इल्तुतमिश को पराजित किया। वह राज्य था मेवाड़ चित्तौड़ का राजा। मेवाड़ चित्तौड़ का राजा कौन था? जैत्र सिंह या क्षेत्र सिंह। क्षेत्र सिंह या जैत्र सिंह ने 1227 में भूताला के युद्ध में इल्तुतमिश को पराजित किया। इल्तुतमिश घबरा गया तो किसने हराया? मेवाड़ के शासक जैत्र सिंह या क्षेत्र सिंह ने हराया। कौन से युद्ध में? 1227 भूताला के युद्ध में हराया है। और उसकी मदद, जैत्र सिंह की मदद किसने की? गुजरात के चालुक्यों ने मदद की। यदि गुजरात के चालुक्य और चित्तौड़ का शासक जैत्र सिंह एकजुट होकर दिल्ली पर आक्रमण किया होता, इल्तुतमिश हार जाता और इन दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता। लेकिन क्या कि हमारे जितने भी राजस्थान के राजपूत शासक थे, इनके दिमाग में गलत फहमी थी। हम बहुत शक्तिशाली राजपूत शासक हैं, हमारा राज्य बहुत ही स्वतंत्र, बहुत ही शक्तिशाली, हमने इल्तुतमिश को हरा दिया है। यदि उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना हुई होती तो संभवतः वे दिल्ली पर आक्रमण करते, इल्तुतमिश को पराजित करते और चैप्टर ही क्लोज कर देते। इस प्रकार इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र हुए राजपूत राज्यों को जीतकर दिल्ली सल्तनत में पुनः शामिल किया। केवल एकमात्र चित्तौड़ के शासक जैत्र सिंह ने इल्तुतमिश को परास्त किया। इल्तुतमिश में प्रिय विद्यार्थियों, अगला पॉइंट का हेडिंग डालना, बगदाद के खलीफा से मान्यता पत्र प्राप्त करना। प्रिय विद्यार्थियों, इल्तुतमिश दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने 1229 में बगदाद के खलीफा अल मुंतसिर बिल्ला 1229 में बगदाद के खलीफा अल मुंतसिर बिल्ला से अपने शासक पद के लिए मान्यता पत्र प्राप्त किया है। क्या था मान्यता पत्र? एक लाइन में आपको बताता हूँ। उन दिनों में जो बगदाद का खलीफा था वह समस्त विश्व के मुसलमानों का धर्मगुरु माना जाता था। सारे संसार के मुसलमानों का बगदाद के खलीफा में धार्मिक विश्वास था। बगदाद का खलीफा जो कह देता था सारे संसार के मुसलमान उसका अनुसरण करते थे। अब इल्तुतमिश ने क्या गेम खेला? इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा अल मुंतसिर बिल्ला से कहा, मैं हूं दिल्ली का सुल्तान है, तो ऐसा करो, आप मुझे है दिल्ली के सुल्तान के रूप में मान्यता प्रदान कर दो, परमिशन प्रदान कर दो। यदि बगदाद का खलीफा मुझे मान्यता प्रदान कर देगा तो पूरे देश की मुस्लिम जनता, दिल्ली की मुस्लिम जनता का मेरे में विश्वास हो जाएगा और वे निर्विरोध मुझे अपना सुल्तान स्वीकार करेंगे। बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को दिल्ली के सुल्तान के रूप में, उत्तर भारत के सुल्तान के रूप में, अधिकांश उत्तर भारत के सुल्तान के रूप में मान्यता प्रदान की। इस प्रकार इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान बना। क्लियर? चलते हैं आगे। अगले पॉइंट का प्रिय विद्यार्थियों हेडिंग लेना, न्यायप्रिय शासक। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का न्यायप्रिय शासक था। इतिहासकार इब्न बतूता के बारे में आगे बताऊंगा। इतिहासकार इब्न बतूता लिखता है, इल्तुतमिश ने
अपने महल के सामने दो बड़े सफेद संगमरमर के शेरों की मूर्तियां बनाई हैं और उसके अंदर सोने की जंजीरें लटका दी। सोने की जंजीरें ठेठ बाहर तक जाती थी। जिस भी व्यक्ति को न्याय प्राप्त करना है उससे लाल रंग के वस्त्र पहनने पड़ते थे। याद रखना, दिल्ली सल्तनत काल में जो भी व्यक्ति लाल रंग के वस्त्र पहनकर आता था, इसका मतलब यह है उससे न्याय चाहिए, अर्थात लाल रंग के वस्त्र न्याय का प्रतीक। तो एक कौन कहता है, इब्न बतूता कहता है उसने अपने महल के सामने संगमरमर की शेर की दो बढ़िया मूर्तियां बनाई, उसमें सोने की जंजीरें लगवाई। जिस भी व्यक्ति को न्याय पाना है लाल रंग के वस्त्र पहनकर उस जंजीर को खींचकर सीधा इल्तुतमिश के पास आता था और इल्तुतमिश स्वयं उससे त्वरित और सीधा न्याय प्रदान करता था। इस प्रकार न्याय प्रियता इल्तुतमिश का एक सफल और विशेष गुण था। अगले पॉइंट का हेडिंग लेते हैं, शुद्ध अरबी सिक्कों का प्रचलन। प्रिय विद्यार्थियों, दिल्ली सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्कों का प्रचलन किसने किया? इल्तुतमिश ने किया। इल्तुतमिश से पहले न तो मोहम्मद गौरी ने सिक्के चलाए हैं, उससे सिक्के नहीं थे। कुतुबुद्दीन ऐबक का कोई सिक्का आज तक नहीं मिला। आराम शाह का कोई सिक्का आज तक नहीं मिला। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दो नवीन सिक्कों का प्रचलन किया। एक था चांदी का टक्का 175 ग्राम और दूसरा सिक्का था तांबे का दाम। कितने सिक्के चलाए? दो सिक्के। पहला सिक्का चांदी का टंका 175 ग्राम का, दूसरा चलाया तांबे का दाम है। इल्तुतमिश को बहुत बड़ा मुद्रा विशेषज्ञ कहा जाता है। किसने कहा? नेल्सन राइट ने। इतिहासकार नेल्सन राइट ने इल्तुतमिश को एक बहुत बड़ा मुद्रा विशेषज्ञ, मुद्रा का जादूगर का। वर्तमान समय में हम जो सिक्के देखते हैं उन सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखा होता है? सिक्कों पर टकसाल का नाम, राजा का नाम, कुरान की आयतें, बगदाद के खलीफा का नाम लिखवाने की परंपरा इल्तुतमिश ने शुरू की। उस जमाने में इल्तुतमिश के सिक्के पश्चिमी देशों के सिक्कों के समान थे। इस प्रकार भारत में नियमित रूप से सिक्कों का प्रचलन किसने शुरू किया? इल्तुतमिश ने शुरू किया। इसीलिए इतिहासकार नेल्सन राइट ने इल्तुतमिश को एक बहुत बड़ा मुद्रा विशेषज्ञ और मुद्रा का जादूगर कहा है। इसके पश्चात प्रिय विद्यार्थियों, इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को मजबूत करने के लिए कौन से कार्य किए? अगला पॉइंट ले लो, अक्ता प्रणाली। अक्ता प्रणाली या इक्ता प्रणाली सुनना क्या था? अक्ता का मतलब होता है भूमि का टुकड़ा, भूमि का टुकड़ा या गांव। इल्तुतमिश अपने सैनिक अधिकारियों को उनकी सैनिक सेवाओं के बदले में इल्तुतमिश अपने सैनिक अधिकारियों को उनके सैनिक कार्यों के बदले में नकद वेतन नहीं देता था। वेतन के बदले में वह उन्हें भूमि के टुकड़े देता था, गांव देता था, नगर देता था। उस भूमि के टुकड़े को क्या कहते थे? अक्ता। और यह प्रणाली क्या कहलाई? अक्ता प्रणाली। वापस बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। अक्ता का मतलब होता है भूमि का टुकड़ा। इल्तुतमिश अपने सैनिक अधिकारियों को उसके सैनिक कार्यों के बदले में नकद वेतन का भुगतान न करके उन्हें जो भूमि के टुकड़े देता था, उस प्रथा को अक्ता प्रथा, इस प्रणाली को अक्ता प्रणाली कहा जाता है। और अक्ता के अधिकारी को क्या कहते थे? अक्तेदार, मुक्ता या वली कहा जाता था। अक्ता प्रणाली इल्तुतमिश ने चलाई। एक तो इसके तीन कारण। एक कारण था वेतन की समस्या का समाधान करना, दूसरा कारण था उत्तर भारत में राजपूतों की सामंत व्यवस्था का नाश करना, अंत करना, और तीसरा कारण था
अपने संपूर्ण साम्राज्य को दिल्ली सल्तनत से जोड़ना और केंद्रीय शासन को मजबूती प्रदान करना। अब इल्तुतमिश ने क्या किया, राजस्थान में अख्तियार दी, पंजाब में अख्तियार दी, महाराष्ट्र में अख्तियार दी, तो अपने अधिकारियों को सब ठिकाने उसने अपॉइंट कर दिया। ये सारे अधिकारी अपने अपने प्रांतों का प्रशासन चलाते थे और किसके प्रति उत्तरदायी थे, इल्तुतमिश दिल्ली के प्रति उत्तरदायी थे। तो इल्तुतमिश ने क्या किया, अपने साम्राज्य का छोटे छोटे भागों में अख्ताओं में विभाजन किया, वहां का प्रशासन भी सुचारू रूप से चलता रहा और वे सभी दिल्ली के प्रति केंद्रीय प्रशासन के प्रति उत्तरदायी थे। इस प्रकार इल्तुतमिश ने अपने प्रशासन केंद्रीय प्रशासन को अत्यंत सुदृढ़ता प्रदान की। यह था अख्ता प्रणाली। प्रिय विद्यार्थियों, अगले पॉइंट का हेडिंग डालना है, अगले पॉइंट का प्रिय विद्यार्थियों हेडिंग डालना कौन सा, अख्ता प्रणाली हो गया, चालीसा दल का निर्माण। उन दिनों में गुलामों और दासों को रखने की परंपरा थी और जो व्यक्ति जितने अधिक गुलाम जितने अधिक दास रखता था वह उतना ही समृद्ध और व्यक्ति माना जाता था। अधिक गुलाम रखना, अधिक दास रखना है प्रेस्टीज का सवाल था। जिसके पास अधिक गुलाम अधिक दास, उसकी ख्याति उसकी वैल्यू समाज में बहुत ही ज्यादा मानी जाती थी। वर्तमान समय में दास प्रथा नहीं है, दास और गुलाम रखना दंडनीय अपराध है, गलती से रखना भी बद है। इल्तुतमिश को गुलामों और दासों को रखने का बहुत अधिक शौक था। इल्तुतमिश ने गुलामों और दासों को रखने के लिए एक दल बनाया, उसे कहते हैं चालीसा दल। प्रारंभ में इल्तुतमिश ने 40 गुलामों का एक दल बनाया, अर्थात कितने गुलाम अपॉइंट किए, 40 गुलाम अपॉइंट किए और इसका नाम रखा गया चालीसा दल। बाद में धीरे धीरे गुलामों की संख्या बढ़ती गई, 100, 150, 5000, 10,000 गुलामों की संख्या बढ़ती गई, लेकिन इसका नाम क्या रहा, इसका नाम चालीसा दल रहा। इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी चालीसा दल का अन्य नाम रखता है तुर्कान ए चिहलगानी। या तो बोलो चालीसा दल, और चालीसा दल को इतिहासकार बर्नी क्या कहता है, तुर्कान ए चिहलगानी दल। ये सारे चालीसा दल के गुलाम इल्तुतमिश के प्रति स्वामी भक्त रहे, इल्तुतमिश के प्रति विश्वसनीय रहे, निष्ठा पूर्वक इल्तुतमिश की सेवा की, साम्राज्य विस्तार में इल्तुतमिश की मदद की। इस प्रकार इल्तुतमिश ने चालीसा दल का गठन किया और इन्हीं की मदद से अपने साम्राज्य का विस्तार किया और अपने प्रशासन को सुदृढ़ किया। शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति। इल्तुतमिश ने शिक्षा को बढ़ावा देने के अथक प्रयास किए और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उसने 2 मदरसे खोले हैं। एक मदरसा खोला मोहम्मद गौरी के नाम पर, उसका नाम रखा मदरसा ए मुइजी। क्या नाम रखा, मदरसा ए मुइजी। और दूसरा मदरसा खोला अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद के नाम पर, नासिरी है मदरसा। एक खोला मोहम्मद गौरी के नाम पर नासिरी ए मुइजी और दूसरा खोला अपने बेटे के नाम पर किले। तो कितने मदरसे खोले, इल्तुतमिश ने 2 मदरसों का निर्माण कराया और शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उसने अभूतपूर्व उल्लेखनीय कार्य किए। प्रिय विद्यार्थियों, इल्तुतमिश है स्वयं विद्वान और विद्वानों का आश्रयदाता था। उसका दरबारी इतिहासकार था मिन्हास उस सिराज। उसका दरबारी इतिहासकार कौन था, मिन्हास उस सिराज। मिन्हास उस सिराज ने एक पुस्तक लिखी तबकाते ए नासिरी है और उसके दरबार में एक दूसरा विद्वान रहता था ताजुद्दीन, ताजुद्दीन। दूसरा कौन था, पहला हो गया मिन्हास उस सिराज जो उसका दरबारी कवि था, इतिहासकार था, और दूसरा था ताजुद्दीन। मिन्हास उस सिराज इल्तुतमिश के बारे में लिखता है, उस जैसा दयालु, उस जैसा दानशील, उस जैसा धर्मपरायण, विद्वानों का मान सम्मान करने वाला सुल्तान दिल्ली सल्तनत में आज तक नहीं हुआ। ऐसा महान सुल्तान था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश में अगले पॉइंट का हेडिंग डाल देना, स्थापत्य कला के क्षेत्र में उपलब्धियां। इल्तुतमिश ने नागौर में
एक दरवाजा बनाया अत्तार किन का दरवाजा, नागौर राजस्थान। तो इल्तुतमिश ने राजस्थान के नागौर में अत्तार किन का दरवाजा बनाया। भारत में पहला मकबरा इल्तुतमिश ने बनाया। अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा, जिसका नाम था सुल्तान गढ़ी का मकबरा। याद रखना, भारत में पहली मस्जिद थी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में बनाई। लेकिन भारत में पहला मकबरा इल्तुतमिश ने बनाया, दिल्ली में बनाया। किसका बनाया? अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा बनाया, जिसका नाम था सुल्तान गढ़ी का मकबरा। इस प्रकार इल्तुतमिश को भारत में मकबरों का पितामह कहा जाता है। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, इल्तुतमिश ने अपने प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए और दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ता, दिल्ली सल्तनत को स्थायित्व प्रदान किया। इल्तुतमिश के उल्लेखनीय कार्यों की वजह से ही दिल्ली का अस्तित्व स्थायी रूप से रहा और उसके उत्तराधिकारियों के लिए शासन का संचालन करना बहुत ही आसान हो गया। यदि इल्तुतमिश अयोग्य रहा होता, यदि उसने सूझबूझ से काम न किया होता, तो संभवतः दिल्ली सल्तनत उसी समय समाप्त हो जाती और इतिहास का स्वरूप कुछ अलग, कुछ भिन्न ही होता। इतिहासकार के ए निजामी लिखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत का केवल दिमागी खाका बनाया, लेकिन उससे एक पद, उससे एक दिशा, उससे एक व्यक्तित्व, उससे एक शासन प्रणाली, उससे एक शासक इल्तुतमिश ने प्रदान किया। इसी प्रकार इतिहासकार R.P. त्रिपाठी लिखते हैं, भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता का श्री गणेश इल्तुतमिश के समय से प्रारंभ हुआ। R.P. त्रिपाठी लिखते हैं, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। ये था प्रिय विद्यार्थियों, इल्तुतमिश ने कौन कौन से कार्य किए, कौन कौन से कार्य करके उसने दिल्ली सल्तनत को स्थायित्व, उसको मजबूती प्रदान की। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप ध्यान से याद रखना। इन चैप्टरों में से कुछ दो अंक के प्रश्न भी बनते हैं, इनकी विवेचना बाद में मैं वापस से कर दूंगा। बड़ा प्रश्न सुनोगे, बड़ा प्रश्न याद करोगे, छोटे का उत्तर अपने आप आ जाएगा। फिर भी प्रिय विद्यार्थियों, आपकी सहूलियत के लिए मैं बाद में छोटे छोटे प्रश्नों की विवेचना और कर लूंगा। प्रिय विद्यार्थियों, एसरा कॉलेज परिवार की ओर से आपको जानकारी कैसे लगी, नियमित रूप से पढ़ते रहना। एसरा कॉलेज की ओर से मैं मुकेश जोशी BA सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों का अध्यापन का कार्य करवाते हुए धन्यवाद।